हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेगमेंट में हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म के बारे में तो हम लोग अभी तक पढ़ ही रहे हैं, बट एक नया कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने, इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म का सिंपल मीनिंग है कि जब कोई पावरफुल स्टेट अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। ओके, तो अब हमें देखना है कि नेशनलिज्म कैसे इम्पीरियलिज्म से जुड़ रहा है। हमें यहाँ बेसिक हमारा मोटो यहाँ पे ही है। तो इस टाइम तक एक यूरोप के अंदर एक न्यू काइंड का इन नेशनलिज्म आ रहा था। जैसे लाइक अगर मैं आपको सीधे बताऊँ कम शब्दों में, तो हमने 9th क्लास में हिटलर को पढ़ा था। तो हिटलर ने पहले क्या किया, वर्साई ट्रीटी के ह्यूमिलेटिव टर्म्स एंड कंडीशन का यूज़ करके पूरे जर्मन्स को यूनाइट किया। देन अपने आप को पावर में लेके आया, और पावर में लेके आने के बाद उसने जर्मन्स के अंदर एक नेशनलिटी का सेंस क्रिएट किया, और उसके बाद उस सेंस को क्रिएट करने के बाद जर्मन्स को यूनाइट किया, और आफ्टर दैट जर्मनी की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो इट मीन्स उसने जर्मन्स के अंदर नेशनलिज्म को प्रोवोक किया। अब वो जो प्रोवोक होने के बाद नेशनलिज्म आया ना, उस नेशनलिज्म ने जर्मनी की पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ किया, मतलब अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इस अब न्यू काइंड का नेशनलिज्म है, ये वॉयलेंट टाइप का नेशनलिज्म है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर जो नेशनलिज्म था ना, वो पॉजिटिव वे में था। बट अभी जो हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जो इम्पीरियलिज्म से अटैच हो रहा है, वो एक टाइप से नेगेटिव टाइप का है। ओके, तो देखो, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम अ नैरोअर क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, है ना। तो पहले हम लोग क्या देखा था कि जो नेशनलिज्म आ रहा था इटली में या जर्मनी के अंदर, वो पॉजिटिव फॉर्म में था। वो लोग अपने कल्चरल बाउंड्रीज़ उनकी सेम थी, बट पॉलिटिकल बाउंड्रीज सेम नहीं थी। तो कल्चरल बाउंड्रीज़ को मैच करने के लिए वो लोग रेवोल्यूशन या मूवमेंट कर रहे थे, या फिर डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को सेम करना चाह रहे थे और एक कंट्री में कन्वर्ट होना चाह रहे थे। बट अभी क्या हो गया, अभी जब एक पर्टिकुलर कंट्री बन गया है, तो वो कंट्री अपने पीपल्स के बीच में वॉयलेंट टाइप का नेशनलिज्म को प्रोवोक कर रही है, और उसको प्रोवोक करने के बाद वो अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ कर रही है और दूसरे कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है, जस्ट लाइक जर्मनी, है ना, हिटलर के टाइम पे। ओके, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड इवन रेडी टू गो टू वॉर। तो जो नेशनलिस्ट है ना, किसी भी कंट्री की जो नेशनलिस्ट पीपल है, उनको लगने लगा कि अब हमारा कंट्री जो है ना, वो बहुत पावरफुल हो गया है। तो अब इतना पावरफुल हो गया है, और हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कंट्री की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करें। तो मतलब अब क्या देख रहे हो कि नेशनलिस्ट का डेफिनेशन ही चेंज हो गया है। पहले क्या था कि नेशनलिस्ट मतलब जो कंट्री को यूनाइट करे, अपनी कंट्री को यूनाइट करे। बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, नेशनलिस्ट का डेफिनेशन हो गया कि ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री की बाउंड्री को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोवोक करे। ओके, तो द मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। तो मतलब कि यूरोपियन जो पावर्स थी, लाइक जर्मन्स, इटालियंस या फिर ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इन सब लोगों ने क्या किया, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या पीपल्स हैं उनको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, उनके माइंड में डालना स्टार्ट किया कि नेशनलिज्म का मतलब होता है अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ करना, दूसरे के एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेके आना। तो इट मीन्स अभी तक जो हम लोगों ने इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, जो पॉजिटिव टाइप का नेशनलिज्म था, अब वो नेगेटिव टाइप का हो गया है। अब फोर्सफुली किसी नई कंट्री को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, वो अपने पीपल्स को नेशनलिज्म की उसमें लेके आ रही है। जैसे लाइक जब हिटलर जर्मनी के अंदर अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ कर रहा था, तो जर्मन पीपल्स को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हाँ, इसके थ्रू हमारा जो एम है वो फुलफ़िल हो रहा है, हमारा कंट्री एक ग्लोरियस कंट्री बन रहा है। ओके,
देन अब इसको हम लोग समझेंगे केस स्टडी, एक केस स्टडी के थ्रू, जो केस स्टडी है बल्कान। अब बल्कान जो है वो यूरोप का एक एरिया है, ओके। और इस एरिया के अंदर देखो, बल्कान वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। तो एक जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन वाला एरिया है, जिसमें आज का अगर हम लोग देखेंगे तो आज की बहुत सारी कंट्रीज उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो है। और इनके इनहेबिटेंट्स जो यहाँ के रहने वाले थे ना, इनको कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, स्लाव्स कहते हैं। देखो ये हमारा मैप है यूरोप का, और यूरोप के अंदर ये जो ब्लू शेडेड वाले जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, इनको हम लोग बल्कान्स कंट्रीज़ कहते हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन है इस एरिया में है रशिया, ज़ार, ओके। यहाँ पे ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, और यहाँ पे स्पेन है, और ये इटली है। तो मतलब इसके सराउंडेड में जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वो सारी की सारी पावरफुल है, ओके। और ये सब स्मॉल कंट्रीज़ हैं, और इसीलिए जितने भी पावरफुल एम्पायर्स थे ना, वो सारे के सारे इन एरियाज़ में इंटरेस्टेड थे कि हमें इन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में करना है। तो बल्कान इशू में हम लोग ये देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि इनिशियल स्टेजेस में ना, जो बल्कान का जो एरिया था ना, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बट जब रोमांटिसिज्म वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ और नेशनलिज्म आया, तो उसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो बल्कान कंट्रीज़ थी ना, इनके अंदर इमोशन आया कि हम लोग फ्री हैं, ओके। अब हम लोग पास्ट में फ्री स्टेट्स थे, और ऑटोमन्स ने हमको कंट्रोल कर लिया है। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया, और बल्कान कंट्रीज़ क्या है, उन्होंने अपने रिलेशंस को ऑटोमन से ब्रेक कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। तो जैसे ही इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया ना, उसके बाद जो बाकी फॉरेनर पावर्स थे, लाइक ऑस्ट्रिया, ज़ार, जर्मनी और फ्रांस, ये सब के सब इंटरेस्ट लेने लग गए बल्कान्स में। किस टाइप का इंटरेस्ट? कि वो लोग चाहते थे कि हम भी बल्कान के जो छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लें, ओके। तो बल्कान कंट्रीज़ क्लेम दैट they had once been independent but had been subsequently been subjugated by foreigner powers, and their struggle was an attempt to win back their long lost independence। तो उन्होंने अपने आप को बोला कि हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, बट आफ्टर सम टाइम फॉरेनर पावर्स ने हमको सब्जुगेट कर लिया, मतलब स्लेव बना लिया। तो हमारा जो ये स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल हमारी जो इंडिपेंडेंस हमने लॉस्ट कर दी थी या लूज़ कर दी थी, उसको पाने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर्स के साथ फ्री किया, ऑटोमन एम्पायर के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, तो ये जो बल्कान वाला एरिया था ना, वो एक सेंटर बन गया किसके लिए? अदर पावर्स के लिए, कि वो उसके अंदर इंटरफेयर करें। तो व्हेन डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बल्कान एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, ओके। तो बल्कान की कंट्रीज़ में जब बहुत सारे नेशनलिस्ट पीपल अपने अपने कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए वर्क करने लग गए, तो उस टाइम पे जो बल्कान वाला एरिया था, वो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया हो गया। कैसे? मैंने बताया आपको कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए इस वाले एरिया में। ये लोग चाहते थे कि इनका भी कंट्रोल इन एरियाज़ में हो। तो इसको मैं अगर रूड वर्ड्स में बोलूँ तो इसको कहते हैं कि तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। मतलब बल्कान एक तरह से वाटरमेलन हो गया, कि वो उसमें से हर कोई अपना शेयर चाहता था। रशिया भी शेयर चाहता था, जर्मनी भी चाहता था, इंग्लैंड भी चाहता था। वंस अपॉन अ टाइम वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, बट आफ्टर सम टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें ऑटोमन्स के से फ्रीडम चाहिए। और जब उन्होंने अपनी फ्रीडम को ले लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, तो फिर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी का जो एम्पायर के जो रूलर्स थे, उनको इंटरेस्ट आने लग गया बल्कान के अंदर। और वो चाहने लगे क्या? कि उनका भी कंट्रोल इस एरिया में हो।
और जैसे ही रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अदर कंट्रीज़ ने इसके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इट मीन्स जो अब हम जिस टाइप के नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, उस नेशनलिज्म को हम लोग डायरेक्टली इम्पीरियलिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को वॉर के थ्रू इंक्रीज़ करना चाह रही हैं, और उसी की वजह से बल्कान के अंदर ये फाइट स्टार्ट हो गया, और अल्टीमेटली 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशिएट होता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट अपना पॉइंट इसमें कि यूरोपियन पावर्स जो है ना, और उनके अगेंस्ट एंटी इम्पीरियल मूवमेंट, मतलब कि अभी हमने देखा कि जो न्यू काइंड ऑफ नेशनलिज्म आया, उसकी वजह से अब जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को वॉर के थ्रू इंक्रीज़ करना चाह रही हैं। इवन वो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं या जो उनके पीपल्स हैं, उनकी कंट्री में रहने वाले ना, उनको भी अपने साथ, मतलब उनको एक टाइप से ब्लाइंड फॉलोअर बना लिया उन्होंने अपना। अब वो भी अपनी कंट्री को, अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि येस वी वांट मोर कंट्रीज़, है ना। जैसे जर्मन पीपल्स भी, जर्मनी के केस में बात करें तो जर्मन पीपल भी चाहते थे कि उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्रीज़ हो। तो ऐसे टाइम पे जब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो उनकी अगेंस्ट कुछ एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट भी होंगे। जैसे लाइक इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल था, और हम लोग ने जो मूवमेंट चलाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग एंटी इम्पीरियल मूवमेंट कहते हैं। तो ओके, तो यूरोपियन पावर के अगेंस्ट जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट हुए, हम लोग उसकी डिस्कशन करेंगे। तो मैनी यूरोपियन पावर कॉलोनाइज्ड मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये तो सबको पता है कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया था, जो वर्ल्ड के अदर जो बैकवर्ड कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो आफ्टर सम टाइम ये सब कंट्रीज़ ने यूरोपियन कंट्रीज़ के अगेंस्ट एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चलाया, मतलब अपने आप को फ्री करने का मूवमेंट चलाया। बट जो ये मूवमेंट था ना, ये सब जगह एक जैसा नहीं था, इनके अंदर अपनी अलग अलग डाइवर्सिटी थी, है ना। तो द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर were nationalist and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो जहाँ जहाँ भी ये मूवमेंट हुआ ना, वहाँ पे सभी, जैसे लाइक इंडिया की बात करेंगे, हमारा अगला चैप्टर भी इंडियन नेशनलिज्म से है। तो इंडियन नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया को यूनाइट किया किसने? एक तरह से हम लोगों में जो यूनिटी का एक इमोशंस डेवलप हुआ, वो क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि हमको पता था कि हमारा एक कॉमन एनिमी है। तो कॉमन एनिमी मतलब ब्रिटिशर्स हमारे कॉमन एनिमी है। तो उस एक पॉइंट पे एवरी इंडियन इज़ यूनाइटेड, है ना, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यही चीज़ हम बात कर रहे हैं कि फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म, हम लोग ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को कन्फ्रंट कर रहे थे, उसका अपोज कर रहे थे। देन जो यूरोपियन का नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना, वो आइडिया हमें अदर कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलता है। जैसे लाइक अगर हम बात करें कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म जो आया, वो उसके बहुत सारे बेसिस थे, वो लैंग्वेज के बेस पे आया। जैसे लाइक जर्मनी का बात करेंगे तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी जिसने जर्मनी को यूनाइट किया। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिग मेन इशू जिसने इंडिया को यूनाइट किया। इंडिया को यूनाइट करने वाले के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया को इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म आया वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आया। तो यही ये कह रहा है कि यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लिकेटेड, वो वापस दोबारा कभी रिपीट नहीं हुए, और पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया में जो नेशनलिज्म आया वो अपना अलग टाइप का था, और श्रीलंका में जो नेशनलिज्म आया वो अपने अलग टाइप का था, या अदर एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो नेशनलिज्म आया ना, वो अपने अपने अलग अलग टाइप का था। किसी के कभी नेशनलिज्म एक दूसरे से इतना ज़्यादा एकदम एग्जैक्ट सेम मैच नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।